गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डिजिटल कॉमर्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं अपने दो टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस और दूसरा टॉपिक है हमारा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो जिन बच्चों को सिर्फ यही टॉपिक करने हैं वो यहीं से शुरू करेंगे, और जिन बच्चों को ये एडमिशन ऑफ ए पार्टनर स्टार्टिंग से शुरू करना है तो वो पहले यहाँ पर वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 जरूर देखें और उसके बाद ही वो पार्ट 5 पर आएँ, क्योंकि तभी वो सारी चीज़ें आप लिंक कर पाएंगे। तो ठीक है, विदाउट एनी डिले वी स्टार्ट द टॉपिक। ठीक है, तो यहां पर जो पहला टॉपिक है हमारा वो है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। इसके ट्रीटमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें यहां पर समझना पड़ेगा कि व्हाट इज मीन बाय एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड व्हाट इज मीन बाय एक्यूमुलेटेड लॉस। एक्यूमुलेट का मतलब होता है जो हमने इकट्ठा करा है। क्या वो प्रॉफिट भी हो सकता है और वो हमारे लॉसेस भी हो सकते हैं। अब जैसे कि आप पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप के अंदर जनरली क्या होता है कि मान लेते हैं 2 पार्टनर होते हैं और तीसरा एक नया पार्टनर हम एक एडमिट करते हैं। तो कभी कभी हमारे पास क्या होते हैं, ये जो पार्टनरशिप कर रहे हैं ये पिछले बिजनेस में मान लीजिए 5 साल से बिजनेस के अंदर हैं और पिछले 5 साल के अंदर इन्होंने कुछ अपने प्रॉफिट्स को एक्यूमुलेट कर लिया, इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि जनरल टेंडेंसी होती है कि जितना भी हमें प्रॉफिट होता है उसमें से हम कुछ ना कुछ अमाउंट सेव करते रहते हैं। तो इस तरीके से पिछले 5 साल में, 10 साल में, जितने भी साल से ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, ये कुछ ना कुछ पैसे को एक्यूमुलेट करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, रिजर्व में ट्रांसफर करते रहते हैं फॉर कंटिजेंसीज। कि मान लीजिए कि बिजनेस के अंदर कोई इमरजेंसी आ गई तो उस फंड को हम यहाँ पर अपने बिजनेस के अंदर यूज कर लेंगे। तो क्या एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमें उसका क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जो हमारे पुराने प्रॉफिट हैं या लॉसेस हैं, इसी को हम यहां पर कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस के ट्रीटमेंट। तो क्या इन पुराने प्रॉफिट में से नए पार्टनर को कुछ मिलना चाहिए? क्या पुराने प्रॉफिट में से नए पार्टनर को कुछ मिलना चाहिए? क्या ये पुराने लॉसेस में से भी क्या इसका कोई शेयर होना चाहिए? एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर यहां पर ये क्वेश्चन आप अपने आप से रेज करें तो आपको आंसर मिलेगा नहीं सर, ये जो पुराने जितने भी प्रॉफिट हैं दे ऑल बिलोंग्स टू द ओल्ड पार्टनर, क्योंकि इसके लिए पुराने पार्टनर्स ने एफर्ट करे हैं पिछले 5 साल के अंदर या पिछले 10 साल के अंदर। और अगर लॉसेस की बात करें तो वो नया पार्टनर क्यों एडजस्ट करेगा भाई, वो क्यों अपने पुराने लॉसेस वगैरह में अपना पार्टिसिपेशन लेगा? यहां पर क्यों लेगा वो अपना पार्टिसिपेशन? कोई मतलब ही नहीं उठता। तो ध्यान रखना है हमें, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर अगर हमारे पास कोई पुराने प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में होगा, ना कि न्यू पार्टनर में भी। ठीक है, पुराने प्रॉफिट कौन कौन से हो सकते हैं? एक लिस्ट आपके सामने है यहां पर। जो पुराने प्रॉफिट्स होंगे उसमें सबसे पहले नंबर पर है आपका जनरल रिजर्व या फिर रिजर्व फंड। दूसरे नंबर पर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तीसरा है सर यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन फंड और चौथा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये सारी चीजें कहां मिलेंगी? अगर आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे तो ये सारे आइटम आपको ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में विजिबल होंगे। आप जब क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे जरूर देखिएगा, नोटिस करिएगा, ये सारे आइटम वहीं पर मिलेंगे आपको। कहां पर सर? ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में ये सारे आइटम आपको विजिबल होंगे। सर ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस कहां दे रखे होंगे? सर ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर, जो भी आपकी ओल्ड बैलेंस शीट होगी उसमें एसेट साइड में विजिबल होंगे। किस नाम से? सर P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा या फिर ये होगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से। तो जनरली क्वेश्चन में ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे और ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होंगे। अगर ये आपको क्वेश्चन के अंदर मिलते हैं तो इनका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? बिल्कुल सिंपल सा ट्रीटमेंट है सर। जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है दे ऑल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर पुराने प्रॉफिट्स हैं सर, और अगर पुराने प्रॉफिट हैं तो सर ये सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलने चाहिए। इसमें नए पार्टनर का कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी शेयर नहीं है। तो जब ये नया पार्टनर एडमिट होगा तो जितने भी पुराने हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, और इसके लिए हम एक सिंपल सी एंट्री पास कर देंगे। एक बिल्कुल सिंपल सी एंट्री। क्या है वो एंट्री? सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर ए और बी अगर हैं तो यहां पर एंट्री बन गई हमारी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट और टू बी's कैपिटल अकाउंट। सर इन केस ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस द एंट्री विल बी रिवर्स। एंट्री को हम क्या कर देंगे सर? रिवर्स कर देंगे, और यहां पर हमारी एंट्री बन जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस। और इन हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सर ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इनका रेशियो भी कौन सा होना चाहिए सर? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन अभी आगे जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे वहां पर देख लेंगे, लेकिन इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वो है यही है आपका।
ठीक है, तो यहाँ पर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस की बात करें तो ये एंट्रीज आपको बनानी है और इसी के अकॉर्डिंग इनके जो आगे आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेंगे उसके अंदर आपको पोस्टिंग करनी है। इतना ध्यान रखेंगे। हाँ, देख लीजिए यहाँ पर एक प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो हमने क्या एंट्री बनाई थी सर? हमने एंट्री बनाई थी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये मानते हुए कि ओल्ड पार्टनर ए और बी हैं तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे बाय एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो हमने यहाँ पर बाय एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के नाम से दिखा दिया और इसे हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है सर, एक्यूमुलेटेड लॉस के केस में क्या एंट्री बनेगी? सर, एक्यूमुलेटेड लॉस के केस में आपने बताया था कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉस एंट्री बनती है, यानी ए और बी के कैपिटल अकाउंट में क्या पोस्टिंग करेंगे सर? टू एक्यूमुलेटेड लॉस के नाम से पोस्टिंग हो जाएगी और पोस्टिंग ए और बी रेस्पेक्टिवली इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग कर देंगे। तो समझ में आ गया कि कैपिटल अकाउंट में आपको कैसे पोस्टिंग करनी है। दिस इज द प्रोसेस, इस तरीके से। और फाइनली जो आपके कंप्लीट क्वेश्चन बनेंगे उसमें ये सारी चीजें आपकी कवर होंगी ही होंगी। तो एक बेसिक ट्रीटमेंट आप यहां पर ध्यान रखें, एडवांस लेवल पर हम इसे क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, इसके बिना तो क्वेश्चन होगा ही नहीं, होगा तो प्रीवियस टॉपिक के बिना भी नहीं, लेकिन ये टॉपिक तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक का नाम है सर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी आपको यहां पर करना है, यानी कि जब भी कोई एक नया पार्टनर एडमिट होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी फर्म की जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं उनका रीवैल्यूएशन करना चाहिए, क्योंकि उसके प्रॉफिट या लॉसेस में भी नए वाले पार्टनर का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है। भैया आपकी पुरानी जितनी भी एसेट्स हैं और जितनी भी लायबिलिटीज हैं, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो आपको उनका भी रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा और अगर वहां से कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉसेस होता है तो उसमें भी नए वाले पार्टनर का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। क्या लिखा है पढ़ सकते हैं यहां पर, इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन इन द रीवैल्यूएशन अकाउंट। जितना भी इंक्रीज या डिक्रीज इन एसेट और लायबिलिटीज होगा उसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे और अगर वहां से कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस निकल कर आता है दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और जितना भी प्रॉफिट निकल कर आएगा या लॉस निकल कर आएगा, दोनों ही चीजें हो सकती हैं, तो उन्हें हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्योंकि उसका कोई अननेसेसरली बेनिफिट इसे नहीं होना चाहिए और उसका कोई अननेसेसरली लॉस भी आप नए पार्टनर से नहीं चार्ज करेंगे। लेकिन जब भी हम एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करेंगे तो कुछ पॉसिबिलिटीज हमारे सामने आएंगी। वो पॉसिबिलिटीज क्या है? जब भी आप किसी भी एसेट का रीवैल्यूएशन करोगे तो दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो उस एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी या फिर उस एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। कांस्टेंट भी रह सकती है, लेकिन अगर कांस्टेंट है तो उसे हम कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसलिए हम इसे कंसीडर ही नहीं करते। लायबिलिटीज की अगर बात करें तो लायबिलिटीज के केस में भी ऐसा ही होगा सर, लायबिलिटीज की वैल्यू या तो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, या फिर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी आपके सामने आ सकती है। तो यहां पर जो पॉसिबिलिटीज होंगे, सबसे पहली पॉसिबिलिटी होगी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, कि या तो एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी या फिर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करेंगे तो या तो लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी या फिर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फर्म के अंदर कोई एसेट थी और जिसकी कोई भी नॉलेज आपके पास नहीं है, लेकिन अगर आपने रिवैल्यूएशन करा तो आपके सामने कुछ एसेट्स विजिबल हो गई, कुछ एसेट विजिबल हो गई, तो उन्हें आप क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे और उन सारी एसेट्स को आप यहां पर बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट। सेम केस विद द लायबिलिटीज, कुछ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज भी हो सकती हैं आपकी। तो अगर ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन कोई लायबिलिटीज आपके सामने आ जाती हैं तो उन सारी लायबिलिटीज को भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उन सारी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यानी जब भी हम रिवैल्यूएशन करेंगे तो या तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, लायबिलिटीज इंक्रीज या डिक्रीज होगी, या फिर अनरिकॉर्डेड एसेट या फिर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हो सकती हैं। तो अगर इनमें से कोई भी चीज आपके सामने आती है तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो भी करेंगे वो हम करेंगे लॉजिकल मेथड से, यानी कि हम सब जर्नल एंट्रीज के थ्रू उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो सिंपल सा केस है, अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या एंट्री बननी चाहिए? सर सिंपल सी एंट्री है, एसेट की वैल्यू इंक्रीज करनी है, एसेट को डेबिट कर देंगे और रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे। सिंपल, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? सर सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट एक एंट्री बना देंगे।
अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है सर, एंट्री को रिवर्स कर देंगे, रिवर्स एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, जो भी एसेट है उसका नाम लिख देंगे। सर लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटीज के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करेंगे सर, सिंपल सी एंट्री बन जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, ये जो हमने यहां पर लिख रखी है। सर लाइबिलिटीज की वैल्यू अगर डिक्रीज हो गई तो क्या करेंगे सर, रिवर्स एंट्री पास कर देंगे, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है, कैंसिल करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा आपको, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, एंट्री बन जाएगी। ये रही आपके सामने एंट्री लिखी हुई। सर अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट हमारे सामने आ जाती है तो, अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड हमारे सामने आ जाती है एसेट तो हमें रिकॉर्ड करना है एक तरीके से, दैट इज लाइक इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उसे आप रिकॉर्ड करेंगे और उसके लिए आप एंट्री बना देंगे अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो सर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है उसे रिकॉर्ड करेंगे, एंट्री बना देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो इन एंट्रीज को ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से, इन एंट्रीज की हेल्प से ही आप क्या करेंगे, अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। जब एंट्रीज याद हो जाएंगी तो आप बहुत फास्ट तरीके से भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि फिर आप एंट्रीज याद रखें। लेकिन पहली बार में फर्स्ट लेवल पर आपको क्या करना पड़ेगा, इन्हीं एंट्रीज के थ्रू करना पड़ेगा। सिंपल सी एंट्री है सर, इंक्रीज इन द एसेट, अगर इंक्रीज इन एसेट है तो एसेट टू रीवैल्यूएशन बन जाएगा, डिक्रीज इन एसेट है तो रीवैल्यूएशन टू एसेट बनेगी, इंक्रीज इन लायबिलिटी है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी में ये है और ये है और ये है, ये सारी एंट्रीज हैं। सर इन एंट्रीज की हेल्प से हमें क्या बनाना पड़ेगा सर, इन एंट्रीज की हेल्प से हमें बनाना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। अभी हमने देखा इंक्रीज इन एसेट क्या एंट्री थी सर, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन में क्या पोस्टिंग होगी, बाय सन्ड्री एसेट, तो सबसे पहले क्या आ गया, बाय सन्ड्री एसेट। फिर सेकंड केस हमने देखा था डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, उसमें क्या एंट्री थी सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, रीवैल्यूएशन में क्या पोस्टिंग हो जाएगी सर, टू सन्ड्री एसेट के नाम से पोस्टिंग हो गई यहां पर। फिर थर्ड केस कौन सा था सर हमारा, इंक्रीज इन लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो सर एंट्री थी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में टू सन्ड्री लायबिलिटीज के नाम से पोस्टिंग कर देंगे। फिर नेक्स्ट केस कौन सा था हमारा सर, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो एंट्री बनेगी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या पोस्टिंग होगी, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। फिर क्या था सर, हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट थी, अनरिकॉर्डेड एसेट के केस में एंट्री हमने देखी थी अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन में बाय अनरिकॉर्डेड एसेट के नाम से पोस्टिंग कर देंगे। फिर लास्ट केस कौन सा था सर हमारा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, उसकी एंट्री थी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्टिंग कर देंगे टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के नाम से। क्लियर है, ये टोटल 6 केसेस हैं। जरूरी नहीं क्वेश्चन के अंदर सारे के सारे केसेस आए, किसी क्वेश्चन में 2 पॉइंट होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, सारे के सारे पॉइंट भी आ सकते हैं। लेकिन जब ये सारी पोस्टिंग कर दोगे तो फाइनली आपको इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस करना है, एंड बैलेंसिंग फिगर विल बी योर प्रॉफिट और लॉसेस एज द केस में बी, और जितना भी प्रॉफिट या लॉस निकल कर आएगा वो आपने पढ़ा था, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जितने भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स होंगे उन ओल्ड पार्टनर्स में हमें इस प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर यहां निकल कर आएगा, दैट विल बी योर प्रॉफिट एंड दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर कोई लॉस निकल कर आए तो उसे भी हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एंट्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जब आप एंट्रीज याद कर लो और एंट्रीज के थ्रू पोस्टिंग कर लो तो एक बहुत अच्छा सा शॉर्टकट बता रहा हूं आपको जो आप याद रखेंगे, जो आप याद रखेंगे। अगर आपको क्या करना है, बहुत फास्ट अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, सिंपली आप ये ध्यान रखें कि अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम यहां पर दिखा देंगे, और लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम यहां दिखा देंगे। सर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम डेबिट साइड में दिखाएंगे, और लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होती है तो सर हम डेबिट साइड में दिखा देंगे। क्यों सर, लॉजिकली अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, आप एंट्री बनाते हो एसेट टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन में बाय सन्ड्री एसेट आती है, यानी जितना भी इंक्रीज इन एसेट है वो इधर आएगा और जितना भी डिक्रीज इन एसेट है सर वो इधर आएगा।
लायबिलिटीज की वैल्यू अगर इंक्रीज हुई थी तो हमने क्या एंट्री बनाई थी सर, रीवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, यानी लायबिलिटीज में अगर कोई भी इंक्रीमेंट आएगा तो वो इधर आएगा और लायबिलिटीज में कोई भी डिक्रीमेंट आएगा तो इधर आएगा। बैलेंसिंग फिगर निकालो, सीधे प्रॉफिट निकल कर आएगा। बट पहले भी मैं बोलूंगा आपको कि आपको क्या करना है, पहले एंट्रीज के थ्रू करना है। जब आप एंट्रीज के थ्रू करना सीख जाएं तब फिर आप ये शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्टली अपना क्या निकाल सकते हैं, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। सर एक क्वेश्चन में अगर इंप्लीमेंट करके देख लें तो थोड़ा सा और ज़्यादा हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन पिक कर लिया है जिसके थ्रू हम देखेंगे कि कैसे हमें रीवैल्यूएशन की एंट्रीज बनानी है, कैसे क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा और कैसे फाइनली हमें अपने लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है ए एंड बी आर द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी दो पार्टनर है, पीएसआर कितना है इनका, 3:2 है। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। सी को एडमिट करा है हमने 1/4 शेयर के लिए। सी कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹50,000। सी ने 50,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करे हैं इन कैश इंक्लूडिंग ₹10,000 एज गुडविल, यानी कैपिटल का कितना लेकर आए हैं, 40,000 रुपीज फॉर कैपिटल हैं एंड 10,000 रुपीज फॉर गुडविल हैं। और इस 50,000 रुपए में क्या था, ये 10,000 रुपए इंक्लूडेड थे। बहुत केयरफुली पढ़ना है। अगर आपने जल्दबाजी में पढ़ लिया, 50 अलग पढ़ लिया, 10 अलग पढ़ लिया तो क्वेश्चन वहीं पर गलत हो जाएगा। बहुत केयरफुली पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद एक बैलेंस शीट दे रखी है, इस बैलेंस शीट को जरूर ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं ए और बी के। फिर मैंने आपको बताया था सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यहां पर दे रखे होते हैं, सर ये भी दे रखा है आपको, वेरी गुड। फिर क्रेडिटर्स है और बैंक लोन है। एसेट साइड में ऑब्जर्व करें तो फर्नीचर है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, स्टॉक है, डेटर्स है। डेटर्स में से प्रोविजन माइनस करके दे रखे हैं और आपको कैश भी दे रखा है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दे रखा है अदर टर्म्स वर्क, क्या क्या दे रखी हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको क्वेश्चन के अंदर बताया है, डेटर्स आर ऑल गुड। डेटर्स आर ऑल गुड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको बताया यहां पर, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट ₹21,000। स्टॉक अब 21 का हो गया, पहले कितने का था सर, 22,000 रुपीज का स्टॉक था, अब उसकी वैल्यू कितनी रह गई है, 21,000 रह गई है। ठीक है जी, रीवैल्यूएशन में जाएगा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज एप्रिशिएटेड बाय ₹8,000। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो है वो 8,000 रुपए से बढ़ गई है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू पहले 60,000 की थी, अब वो 8,000 से इंक्रीज हो गई है। एंड द लास्ट पॉइंट इज डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%, और फर्नीचर को 10% से डेप्रिशिएट करना है। यानी पूरे क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें, लॉन्ग क्वेश्चन इस टाइप से होंगे। इसके अंदर हमें क्या करना है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज करना है। कुछ रीवैल्यूएशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, अब हमें यहां पर से सॉल्व करना है। फर्स्ट पॉइंट दे रखे हैं इसमें क्वेश्चन में, डेटर्स आर ऑल गुड। सारे डेटर क्या हैं, अच्छे हैं। सारे डेटर अच्छे हैं तो इसका मतलब ये हो गया देयर इज नो नीड टू एनी प्रोविजन। सारे डेटर्स अच्छे हैं, इसका मतलब ये हो गया देयर इज नो नीड टू एनी प्रोविजन। जो आपने 5,000 रुपए का प्रोविजन बना रखा है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसे आप कैंसिल करेंगे। सर अगर प्रोविजन को कैंसिल करना है तो क्या एंट्री बननी चाहिए, सर प्रोविजन हमारी एक लायबिलिटी है, इसे कैंसिल करेंगे। लायबिलिटीज को कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक एंट्री बनानी पड़ेगी। फर्स्ट एंट्री हमारी क्या बनेगी सर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। इस प्रोविजन को हम कैंसिल करेंगे। प्रोविजन एक लायबिलिटी होती है, इसे कैंसिल करने के लिए मुझे डेबिट करना पड़ेगा। यहां पर मेरी फर्स्ट एंट्री बन गई और फर्स्ट एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट मेरा कंप्लीट हो गया। कौन सा, डेटर्स आर ऑल गुड। फर्स्ट के बाद हम बात करें, सेकंड पॉइंट इन्होंने कहा स्टॉक इज वैल्यूड ₹21,000। स्टॉक कितना वैल्यूड हो गया, 21,000, पहले कितना था 22,000 का। यानी क्या है, एसेट डिक्रीज हो गई, एसेट डिक्रीज हो गई। एसेट डिक्रीज करने के लिए हम क्या एंट्री बनाएंगे, सर एसेट को डिक्रीज करना है, आपने बताई थी एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट हमारी एंट्री बनेगी। कितनी अमाउंट से सर, 1,000 रुपए से ये एसेट की वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही है, तो 1,000 रुपए से हम स्टॉक को डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज एप्रिशिएटेड बाय ₹8,000। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपकी 8,000 रुपीज से इंक्रीज हो गई है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपकी 8,000 से इंक्रीज हो गई। इंक्रीज इन एसेट, एंट्री बनेगी एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी एंट्री बन गई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितनी अमाउंट से सर, 8,000 रुपीज से। ठीक है, ये एंट्री भी समझ में आ गई। नेक्स्ट केस क्या था हमारा, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%। फर्नीचर की वैल्यू 10% से कम हो रही है। फर्नीचर की वैल्यू कितनी है सर, 26,000 है। फर्नीचर कितनी वैल्यू से कम हो गया सर, 10% से। 10% से अगर हम इसकी एंट्री बनाएं तो हमारी एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू
फर्नीचर। कितनी अमाउंट से? 2600 रुपीज से। यानी लॉजिकली अगर हम देखें तो हमने एंट्रीज के थ्रू यहां पर ये बना लिया है। अब अगर हमारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई तो इसके बाद हमें क्या बनाना रह गया? सर इसके बाद हमें काम करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट और बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट इन्हीं एंट्रीज की हेल्प से बनेगा, तो यहां पर हम प्रिपेयर कर लेते हैं अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पहली एंट्री हमारी क्या बनी है सर? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितनी अमाउंट है सर? 5000 रुपीज से पोस्टिंग करेंगे। सेकंड एंट्री हमारी क्या है सर? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में टू स्टॉक के नाम से पोस्टिंग करेंगे। अमाउंट विल बी ₹1000। ठीक है। थर्ड एंट्री क्या बनी है सर? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। अमाउंट विल बी ₹8000। अमाउंट कितनी आएगी सर? 8000 रुपीज यहां पर रहेगी। और लास्ट एंट्री है हमारी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में टू फर्नीचर के नाम से पोस्टिंग कर देंगे। अमाउंट विल बी ₹2600। चारों पोस्टिंग हो गई। समझ में आया कैसे पोस्टिंग करनी है? क्या रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया? नहीं सर, कंप्लीट तो तब होगा जब आप इसे बैलेंस करेंगे। तो ठीक है जी, बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने में क्या जाता है? बैलेंस कैसे करना है सर? क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो गया सर? 5000 प्लस 8000 13,000। ठीक है जी, 13,000। 13,000 में से माइनस का कितना करना है आपको? 1 2 3 3600। 3600 अगर माइनस करो 13,000 माइनस 3600, दैट विल बी ₹9400। 9400 रुपीज का प्रॉफिट निकल कर आएगा। जितना भी प्रॉफिट निकल कर आएगा, दिस इज योर प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम इन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सर क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर थे हमारे ए और बी, और इनका रेशो था 3:2। यानी इस प्रॉफिट को हमें किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? इस प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशो ऑफ 3:2। यानी 9400 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंटू 3/5, और 9400 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंटू 2/5। टाइम सेव करने के लिए आपका मुझे यूज करना पड़ेगा कैलकुलेटर। ठीक है, 9400 इंटू 3/5, सिंपल ये वैल्यू आ गई है 5640। आप लोग नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर टाइम हमें बचाना है, इसलिए मैं ही यूज करूंगा कैलकुलेटर। आप लोग मैन्युअली सॉल्व करेंगे 3760। ठीक है जी, इतना समझ में आया? टोटल कर देंगे 13,000, और यहाँ पर बन गया है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर जैसे ही आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट होता है, आपके फर्स्ट 4 टॉपिक जो हमारे अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट थे वो खत्म हो चुके हैं। और अब इसके बाद हमारे शुरू होंगे कंप्लीट क्वेश्चन। इसके बाद हमारे शुरू होंगे कंप्लीट क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपको याद हो तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो हमने करा था वो करा था सबसे पहले NPSR एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो, फिर उसके बाद हमने करा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फिर उसके बाद करा था ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस जो इसी लेक्चर में कंप्लीट करे हैं। उसके बाद हमने करा है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बाद हमारा शुरू होता है अपना इसके बाद वाला नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर हम प्रिपेयर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहां पर करना है। तो आगे के क्वेश्चन करने से पहले इन सारे टॉपिक को आप बहुत अच्छे से रिवाइज करें। ठीक है, और बाकी के जितने भी टॉपिक बचे हैं वो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। टाइमली आपको आगे आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे, और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करे हैं। इन डिटेल इन डेप्थ क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम करेंगे अपने कंप्लीट क्वेश्चन रिलेटेड टू द रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। थैंक यू वेरी मच।